पहली शुरुआत हुई थी 2009 में। तो 2009 में मैंने डांस शुरू किया था सबसे पहले। एक्चुअली स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक कज़न है मेरा, वो भी डांस करता था उस टाइम, वो सीखता था। प्रोफेशनल फंक्शन में एक परफॉर्मेंस किया था माइकल जैक्सन के गाने पे, डेंजरस गाना एक माइकल जैक्सन का, उस पे तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि वाह यार। तो एक स्किल चाहिए था मेरे को, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था बट क्रिकेट में मैं इतना मतलब सपोर्ट नहीं मिलता था। जल्दी स्टार्ट कर भाई, वो रुकी तो नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आपका पुरानी दिल्ली पॉडकास्ट में। पुरानी दिल्ली पॉडकास्ट में हम सब आपको दिखाएंगे पुरानी दिल्ली के बारे में, पुरानी दिल्ली के लोगों के बारे में, पुरानी दिल्ली के टैलेंट के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में, पुरानी दिल्ली कैसे बदली है। हाँ, पीने के बारे में भी दिखाएंगे, मंदिरों के बारे में, ऑल ओवर कहा जाए तो पुरानी दिल्ली से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाएंगे इस सीरीज में। आज हम मिलने वाले अपने दोस्त आरजू से, जो कि एक रियलिटी शो का हिस्सा भी रह चुका है। और मेरे भाई, क्या हाल है? तो आरजू, कैसे डांस के स्टार्ट कहाँ से हुआ? मतलब पहला दिन, पहली शुरुआत कहाँ से हुई? पहली शुरुआत हुई थी 2009 में, महीना मेरे को याद नहीं है ऑब्वियसली। तो 2009 में मैंने डांस शुरू किया था सबसे पहले। तो एक्चुअली स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक कज़न है मेरा, वो भी डांस करता था उस टाइम, वो सीखता था, प्रोफेशनली सीखता था आई गेस। तो उसने एक फंक्शन में एक परफॉर्मेंस किया था माइकल जैक्सन के गाने पे, डेंजरस गाना एक माइकल जैक्सन का, उस पे तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि वाह यार, एकदम तालियां वाले सब कुछ हो गए ना, पेरेंट्स हो गया उसके साथ अपना खुद के भी फैमिली। तो वहां से मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी कि मेरे को भी कुछ ऐसा करना है कि मेरे को भी अप्रिशिएशन मिले। तो एक स्किल चाहिए था मेरे को, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था बट क्रिकेट में मैं इतना मतलब सपोर्ट नहीं मिलता था। तो फिर मेरे को ऐसा कोई स्किल चाहिए था कि सब अप्रिशिएट करे मेरे को भी, जैसे उसको अप्रिशिएट किया सब कुछ। क्योंकि उस टाइम पे बहुत इंट्रोवर्ट भी था, बहुत ज्यादा शर्माता था। बहुत ज्यादा, मतलब कैमरे के, मैं तो बोल भी रहा हूँ कैमरे के सामने, वहाँ उस टाइम पे बिल्कुल। तो आरजू, क्रिकेट कब, मतलब क्रिकेट कब छोड़ा? डांस के साथ साथ क्रिकेट का कंटिन्यू ऐसा रखा या था, छोड़ दिया? क्रिकेट का ऐसा था, क्रिकेट का मतलब ऐसे कोई अकेडमी नहीं ज्वाइन की थी मैंने। कोई एक फ्रेंड था मेरा स्कूल का, वो अकेडमी जाता था, तो उसी के साथ मैक्स में प्रैक्टिस करता था उस टाइम। तो फिर धीरे धीरे क्रिकेट का भी तो शौक इंटरेस्ट चढ़ने था लगा। मतलब शुरू इंटरेस्ट से? था पूरा। पहला जो सपना कह लो, वो क्रिकेटर ही बनना वो था। तो हर इंडियन बच्चे का होता है कि हाँ, मुझे क्रिकेटर ही बनना है बड़े होके। वही लेके फिर मैंने सीताराम बाजार में अकेडमी है 2009 में ही, वहाँ पे मैंने डांस अकेडमी ज्वाइन की थी फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ पे मैं अपनी दादी के साथ गया था, जो अभी तक मेरी डांस की जर्नी रही है, उसमें वो सिर्फ एक लोग ऐसे जिनका कॉन्स्टेंटली सपोर्ट रहा है, मतलब हर तरह से सपोर्ट रहा हर है। तरह से, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से सपोर्ट रहा है उनका। तो जब 2009 में तू वहाँ गया डांस अकेडमी, हम्म। वहाँ मतलब कैसे सिखाते थे? कितने घंटे क्लास होती थी? कुछ समझ में आया क्या है? 2009 में देखो, मोटिव तो मेरा यही था कि इतना डांस आ जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनल डांसर बन जाऊंगा। मोटिव ये था जाने का कि मैं इतना डांस कर पाऊँ कि फंक्शंस में अच्छे से जो भी गाने बजते हैं उन पे हाथ पैर हिलाते हैं, मतलब फ्री स्टाइल डांस कर सकूं, हाँ, बॉलीवुड मतलब डांस कर सकूं। शर्माऊं ना, ठीक है। तो शाम को 5 से 6 क्लास होती थी, डांस क्लास 5 से 6 बजे का बैच होता था, वो लेते हैं। तो सैटरडे क्लास होती थी। तो पहले तो कम से कम 3 साल वहाँ पे, 3-4 साल, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, 3-4 साल वहाँ पे ट्रेनिंग की। फिर उसी दौरान मैं उस अकेडमी में 3 साल बाद या 2.5 साल बाद, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी बन गया था। मेरे को फीस नहीं देनी पड़ती थी, और कुछ अर्निंग होती थी उससे? उससे 1000 रुपए फीस होती थी उस टाइम डांस क्लास की, ठीक है, 1000 रुपए में महीने की फीस होती थी। तो वो फीस माफ हो गई थी मेरे को 3-2.5-3 साल बाद। और अर्निंग क्या होती तो थी? फीस माफ हो गई, उसके अलावा कुछ और पैसे मिलते थे? अर्निंग कुछ नहीं होती थी। तो उस टाइम पे जो उस खर्चे टाइम के बस लिए वो पैसे फीस, लेना, ये सब मतलब जाना। उस टाइम जो भी मैं बता रहा, 2009 से लेके इनफैक्ट 2018 तक फाइनेंशियली सपोर्ट मेरी दादी जी का ही रहा। कैसे भी डांस तो सभी करते हैं। तो तेरे माइंड में मतलब कैसे सोचा तूने कि मतलब मेरे को एज अ प्रोफेशन इसे आगे ले जाना और इससे पैसे कमाने? तो जब डांस शुरू किया था तो इतना समझ नहीं थी, पहली बात तो कि ये तो सोचा ही नहीं था प्रोफेशन सोचा था मैंने 2014 में,
ठीक है 2014 या 13 में मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया था ट्रेनिंग, और बाहर जाके भी। ठीक है, तो उस टाइम तो ये था कि रियलिटी शो था, सबसे बड़ा गोल उस टाइम सिर्फ एक ही था, रियलिटी शो। अब रियलिटी शो करेंगे तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी सही हो जाएगा। तो आजकल जैसे इंस्टा पे, टिकटॉक पे हर कोई डांस की वीडियोस बना रहा है, नाच ही रहा है, तो तेरे मायने में सही डांस क्या है? यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। ठीक है, जैसे रियलिटी शोज होते हैं, अब रियलिटी शो में बोलूँ 2010, 11, 12, ठीक है, ये उस टाइम पीक पे थे रियलिटी शो। डीआईडी सीजन 2, सीजन 3 आते थे। ठीक है, तो उस टाइम उन रियलिटी शोज की वैल्यू थी। ठीक है, कि हाँ भाई ने रियलिटी शो किया है, बहुत बड़ा उस सुपरस्टार टाइम है। पे रियलिटी शो भी तो लिमिटेड थे ना। लिमिटेड थे और बहुत सारी चीजें भी लिमिटेड थी, टीचर भी लिमिटेड थे। तो रियलिटी शोज उस टाइम लिमिटेड होते थे, तो उस टाइम एक वैल्यू थी। जब मैंने धर्मेश सर को फर्स्ट टाइम देखा था तो एज अ सुपरस्टार देखा था। ठीक है, कि बंदा जा रहा है, हम लाइन में खड़े हुए हेलो कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं कि शाहरुख खान को देख लिया हो, वो वाली वैल्यू थी उस टाइम डांसर्स की, रियलिटी शो की। आज के टाइम में जीरो वैल्यू है। आज के टाइम में रियलिटी शो डांसर्स की उतनी वैल्यू है, सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आते हैं और कुछ नहीं आता। और कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं आता। ठीक है, रियलिटी मतलब अब देखो ना, मतलब जैसे टिकटॉक पे अब वो डांस कर रहे हैं, ठीक है, उसके 15-20 मिलियन व्यूज हैं। अब एक प्रोफेशनल डांस कर रहा है, ठीक है, उसके 10-15 हजार व्यूज हैं। समझ रहे हो? तो वो क्वालिटी खत्म ही हो गई है। वो अगर काम देने जाएगा कोई तो किसको जाएगा? मिलियन वाले को जाएगा, हजार वाले को जाएगा ही नहीं। हजार वाले को तब जाएगा जब क्वालिटी काम चाहिए होगा, या फिर जो उस काम देने वाला समझदार होगा। ठीक है, जो कि उसकी स्किल्स को समझेगा। स्किल्स को समझेगा। खत्म। ठीक है, तो यहीं पे तो इसलिए अब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे आर्टिस्ट खत्म होते जा रहे हैं, और जो ऐसे लोग हैं उनकी वजह से ये इंडस्ट्री बहुत ही गंदी होती जा रही है। मतलब कुल मिला के ये है कि पॉपुलैरिटी वाले को ही लोग ज्यादा चीज करते हैं, चाहे स्किल्स ना हो उसके पास। चाहे स्किल्स जीरो हो, मैं कह रहा हूँ जीरो स्किल हो, चाहे डांस उसने 1 महीने ना सीखा हो, छोटे मतलब एक वही जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, हाँ, कि एक रील वायरल हो जाए बंदा आगे चल जाता है। लड़की ले लेंगे उसको, थोड़े ढंग के डिसेंट से तो नहीं, थोड़े छोटे वल्गर मोटे कपड़े पहना लेंगे के या कुछ भी कर। छोटे मोटे कपड़े पहना के उसके साथ डांस कर लेंगे, 10 मिलियन व्यू हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वहीं पे दूसरी साइड जो प्रोफेशनल डांसर है, जिसने ट्रेनिंग की है 10-12 साल, उसमें फाइनेंशियली भी अपना इन्वेस्ट किया है, टाइम भी इन्वेस्ट किया है, उसको इतना सपोर्ट नहीं मिलता, उसको इतना काम नहीं मिल रहा आज के टाइम में। और ऑडिशन दिया था मैंने 2010 में, आई गेस, मतलब डांस शुरू करने से 1 साल बाद ही, अच्छा, क्योंकि वहां पे हाँ अकेडमी में सर ने बोल दिया था कि हाँ ऑडिशन हो रहा है, चले जाओ दे आओ। तो उस टाइम तो, अब तो खैर बहुत घर बैठे ऑडिशन हो जाते हैं, वीडियो भेजो, ऑनलाइन ऑडिशन हो गया, अगर सिलेक्ट हो गए तो आपको फिजिकल ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा, इतना इजी हो गया। बट उस टाइम क्या होता था, उस टाइम 4-5 बजे, 4-5 भी जल्दी बोल रहा हूँ, 3, 2:30-3 बजे से लाइन लगानी पड़ती थी, रात के 2:30-3 बजे से लाइन लगानी पड़ती थी ऑडिशन की। ये 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर तक की लाइन होती थी ऑडिशन के लिए। तो उस टाइम हम ऑडिशन देने गए थे, तो वही हम भी 4 बजे पहुंचे थे, 4-4:30 बजे। मैं और मोहित, मेरा दोस्त है, वो भी डांसर है, तो हम दोनों 4-4:30 के करीब पहुंचे थे, लाइन में लगे। हमारा नंबर आया था करीब 1 बजे तक, 1, 2:30, 1, 2 ऐसे कुछ। ठीक है, दिन में ही आया था, हम लंच वंच कर लिया था। तो उस टाइम हमने ऑडिशन देने गए थे। अब उस टाइम हम ऐसे ही मुंह उठा के चले गए थे कि कुछ तो आता नहीं था, गाना भी डिसाइड नहीं था कि गा किस गाने पे, वहां पे बैठ के डिसाइड कर रहे हैं गाने की। अच्छा, कोई मेडली वगैरह कुछ नहीं था, गाने वहां पे बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से पे करेंगे, और सब हमें देख के हंस रहे तो ऑडिशन दे के आए, तो हमारे पास एक वहीं का क्रू मेंबर आया, हमें 3-4 लोगों को अलग खड़ा किया, 4-5 लोगों को अलग खड़ा किया। अब 4-5 लोगों को गेट की तरफ इशारा कर दिया, हम अंदर से खुश, भाई हम सिलेक्ट हो गए, सिलेक्शन हो गया, पहली बार में सिलेक्ट हो गए एकदम, इतने बड़े शो में, कुछ ट्रेनिंग नहीं की, ये नहीं की। ठीक है, तो वो क्रू मेंबर ले गया आगे। तो आप लोग देखते होगे ना कि टीवी पे कैमरा ऊपर से जाता है, सब ऊपर से जाता है, हेलो हेलो करते हैं, तो चिल्लाते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से लेके गए थे, सिलेक्शन हमारा भी नहीं हुआ था तो मतलब वो सीन क्या हुआ था, वो तो बहुत, मतलब वो ऐसा हो गया था ना, एकदम पचके वाला सीन होता है, कुछ वो बोर्ड वगैरह देके और फिर कह दिया कि जाओ। वही तो बहुत एम्बैरेसिंग था वो मेरे लिए। तो उस टाइम मैं बहुत हर्ट हुआ था, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। उस टाइम मैंने डिसाइड किया था
रियलिटी शो में जाऊंगा तो सिलेक्ट होके शो करके ही आऊंगा, वरना मैं ऑडिशन नहीं दूंगा। तो 2010 में मैंने ऑडिशन दिया था, फिर 2019 में दिया था, फिर हम डांस प्लस सीजन 5 में, मेरा क्रू है कैंडी वॉट्स क्रू, तो उसके साथ फिर हम ऑडिशन दिया था, फिर हम सिलेक्ट हुए थे डांस प्लस सीजन 5 में। 10 साल बाद ऑडिशन दिया था मैंने, ऑलमोस्ट 10-9 साल बाद। तो यही रीज़न था कि उसके 10 साल के पीरियड में मैंने ऑडिशन नहीं दिया, क्योंकि मैं प्रिपेयर हो रहा था उस चीज़ के। 10 साल तक सिर्फ डांस ट्रेनिंग की, सिखाया भी, 10 साल में अर्न भी किया, ट्रैवल भी किया। ट्रैवल मतलब ऑलमोस्ट मैं इंडिया पूरा घुमा हूँ, एक बैंगलोर और चेन्नई को छोड़ के ऑलमोस्ट सारा घुमा। ऑलमोस्ट, और वो सारा मैं बैटल में। पहले मतलब किस तरह से ऑडिशन होते थे और अब जाके कैसे होते? तो ऑडिशंस में उस टाइम तो, क्योंकि हम तो पहले राउंड से बाहर हो गए थे, तो इतना पता नहीं था ना, इतनी नॉलेज थी। तो फिर धीरे धीरे जैसे प्रोसेस करने लगे, ठीक है, मेरे जो टीचर है साहिल सर, बोल सर, इन्होंने शोज़ किए हुए थे पहले, तो इन्होंने बताया कि कैमरा राउंड से पहले भी कुछ राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो कैमरा राउंड से पहले 4 राउंड होते हैं। जो एक सिटी राउंड होता है, वो अब नहीं होते, वो उस टाइम होते थे, ठीक है। तो उस टाइम पहले सिटी राउंड होता है, सिटी में से ही फिर अगर कुछ सिलेक्ट बंदे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोग सिलेक्ट हुए उस दिन, उसके बाद दूसरा ऑडिशन 3 दिन बाद होगा उसी सेम सिटी में, लेकिन उसमें 100 में से 50 लोग सिलेक्ट हुए, 50 लोग सिलेक्ट हुए। उसके बाद फिर कॉलिंग राउंड होता है मुंबई में, जिसमें 25, मैं ऐसे लमसम आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर ये नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 50 में से 25 लोग निकलते हैं जो मुंबई जाते हैं कॉलिंग राउंड के लिए। तो फिर कॉलिंग राउंड में जो आप जजेस बैठे हुए देखते हो, वो आते हैं देखने परफॉर्मेंस। वो टीवी राउंड होता है जो नहीं, कॉलिंग राउंड टीवी राउंड नहीं होता, वो अच्छा बैक स्टेज राउंड होता है, बैक स्टेज राउंड कह सकते हो उसे। तो फिर उसमें सिलेक्ट होने के बाद 25 में से फिर टॉप 16 निकलते हैं टीवी राउंड के लिए। वो टीवी राउंड हाँ, एक ग्रुप, मतलब जैसे 16 मैंने निकाले, 16 आपने निकाले, 16 किसी और ने, तो ऐसे टोटल हो गया 40 बंदे। तो ऐसे 100 में से कट के 20 लोग हर सिटी से लिए जाते हैं, वो टीवी पे आते हैं। तो ऐसे उस टाइम ऑडिशंस होते थे। अब जब हमने 2019 में 18 में ऑडिशन दिया था, 18 एंड में, ठीक है, डांस प्लस सीजन 5 का, तब उस टाइम हमें वीडियो ऑडिशन दिया था। पहले हमने वीडियो भेजा था, उसके बाद हमें सीधा दूसरे राउंड के लिए कॉल आया था, जो सिटी में आता था। अब सिटी में 2 राउंड होते थे उस टाइम, तो हमें सीधा सेकंड राउंड के लिए आया था, और ना इस टाइम हमें लाइन में लगना पड़ा था, सीधा एंट्री हो गई। तो उसके बाद फिर वहां से हम सिलेक्ट हुए, कॉलिंग राउंड गए, कॉलिंग राउंड से फिर वहीं पे वही ऑडिशन हुआ, सेम प्रोसेस। फिर हम मेन स्टेज जो टीवी पे आता है एपिसोड, उसमें आते हैं, फिर वो ऐसे राउंड। जब इस बीच में हम देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि कई ना खराब डांसर्स जिनको डांस ही नहीं आता, मतलब देखते हैं कि हाँ वो नाच रहे हैं, मतलब पब्लिक को हंसी आ रही है उनको देख के, जजेस को भी हंसी आ रही है, तो वो जान के मतलब रियलिटी शो वाले रखते हैं टीआरपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने मतलब, क्योंकि जैसे तू बता रहे कि वो फर्स्ट राउंड में जिनको डांस आता भी उनको भी फर्स्ट सेकंड राउंड में बाहर कर देते हैं, पर उनको मतलब वो स्पेशली रखते हैं टीआरपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल 110% रखते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि डांसर्स को निकाल देते हैं, डांसर्स रखते हैं क्वालिटी वाले, लेकिन उनके साथ साथ ऑडिशन तक उनको ले जाते हैं जो टीआरपी दे सके, किसी का मजाक उड़ाना हो, ठीक है, वही टिपिकल स्टोरी कि गरीब है, हाँ अमीर है। और ये जो गरीब वाली स्टोरी है, वो मतलब वो सिलेक्ट करके उसकी स्टोरी सुनते हैं, जैसे वो टीवी पे दिखाते हैं कि उसकी पूरी स्टोरी रिकॉर्ड करके ला रहे हैं, घर जा रहे हैं, मम्मी पापा रिकॉर्ड कर रहे हैं, घर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको काम करने का तरीका रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो मतलब फाइनल करने के बाद रिकॉर्ड किया जाता है, या वो मतलब स्क्रिप्टेड होता है सारा, या वो रियलिटी होती है? नहीं, स्क्रिप्टेड तो नहीं होता। जो जेन्युइन गरीब होते हैं लोग, मतलब जो जेन्युइनली स्ट्रगल करके आए होते हैं, जो जेन्युइनली स्ट्रगल करके आए होते हैं, वो लोग स्क्रिप्टेड नहीं होते, वो लोग जेन्युइन रियल होते हैं, ठीक है। उनसे स्क्रिप्ट फिर मतलब उन लोगों की स्टोरी को यूज किया जाता है ऑडिशन के बाद, जब वो लिए सिलेक्ट हो जाती है टीआरपी के लिए। अब खुद सोचो, इंडियन मेंटालिटी ऐसी तो है कि अब इंडिया में लोग ऐसे है कि ये मैं बोलूंगा मैं बहुत अमीर हूँ, मैं आ गया यहाँ पे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, शो हो ना हो, हाँ नहीं देखेंगे ये, ठीक है, सपोर्ट नहीं करेंगे, देखेंगे हाँ सपोर्ट नहीं। तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलूंगा टीवी पे जाके, तो मेरे से कोई टीआरपी नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं वहीं जाके बोलूंगा मैं तो गरीब हूँ मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा जो भी वटेवर, तो मतलब
अब दूसरा बंदा टीवी पे देखेगा खाना खाते, यार देख गरीब है भाई, तू भी कुछ कर ले, को अपने बच्चे को बोल तू भी कुछ कर दे, वो गरीब वहां पे पहुंच गया। तो ये वो मसाला चाहिए होता है, वो टीआरपी चाहिए ही चाहिए। और मेरे ख्याल से उसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वगैरह जो भी बनाते हैं शो, उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि वो भी पब्लिक शो ही देखेगी बना उसे। पब्लिक देखेगी उसी को। हाँ, तो एक्चुअली हुआ क्या था, एक एपिसोड में हम चौक कर गए थे, पूरा ही चौक कर गए थे, भूल ही गए थे। तो वो स्क्रिप्टेड था, सबको लगा, मेरे पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं क्या हो गया, तुम शो से निकल गए क्या, एकदम चौक कर गए, भूल गए, स्टेज पे पूरा डांस ही भूल गए। वो पूरा स्क्रिप्टेड था, क्योंकि हम लोगों को लोग पसंद कर रहे थे। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी, पसंद कर रहे थे लेकिन लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इन पे तो सब बढ़िया है, इनको क्या कनेक्ट करें, इनको क्यों जिताना है शो, इनको क्यों पैसे दे, इन पे तो सब सही है, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो चीज़ शो वालों को वो नहीं आई, मतलब हजम नहीं हुई वो चीज़ कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, ऑडियंस से भी हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। बहुत बढ़िया आ रहा है। हम मेगा ऑडिशन से निकल गए थे, मेगा ऑडिशन का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उस दिन का हमारा था, जिसमें हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। हो सकता है तो भाई। एक चीज गलत और करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तूने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उस दिन का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया, तेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई, ठीक है, मैंने एकदम हग दिया परफॉर्मेंस में, बिल्कुल ही मतलब एकदम हाँ बिल्कुल स्पॉइल कर दिया, और मतलब सिर्फ हाथ पैर हिल रहे हैं और मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे से स्टोरी कनेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस की, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ करके, या मतलब इमोशनल बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट कर रहा हूँ उन लोगों से। तो वो जो तेरी स्टैंडिंग ओवेशन है वो मेरी परफॉर्मेंस में कट करके दिखा देंगे। अच्छा हाँ, और तेरे को निकाल देंगे। ये भी ये सीन हमारे साथ हुआ है मेगा ऑडिशन में। और एक वो भी तो होता जिस दिन तुम्हारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था तो कर रहे थे और वो टीवी पे आया ही नहीं। वो ही मेगा ऑडिशन की ही बात कर रहा हूँ मैं, हमारा उस दिन का बेस्ट परफॉर्मेंस था, मतलब उससे पहले परफॉर्मेंस ऐसे तो बैठे हुए थे आफ्टर जजेस। शो जब तुम दिल्ली आ गए तुम लोग वापस, तब पता चला या वहीं पता चल गया था कि ये हमारे तो वहीं पे दिल्ली में कैसे पता, तो वहीं उसके पे लिए तुम बैक लोगों ने स्टेज। कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ नहीं करा? नहीं, कुछ क्या ऑब्जेक्शन करते हैं, कुछ मतलब नहीं कुछ कर बोला तो सकते। होगा जज से? नहीं, मतलब हमारे जो टीम कैप्टन थे उनसे बोला था हमने कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने बोला इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, ये चीज है। अच्छा, क्लियरली बोला गया था? क्लियरली बोला गया था कि फिर हमें वाइल्ड कार्ड के लिए बोला था कि लेकिन आपको शो से नहीं निकाल रहे, आपको मेगा ऑडिशन से निकाल के वाइल्ड कार्ड एंट्री देंगे। फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा रियलिटी शो आपका ऑडिशन देता है तो 1 रुपए का भी वो लोग कुछ मतलब मांगते नहीं हैं, ऑडिशन बिल्कुल फ्री होता है, कैमरा ऑडिशन भी फ्री होता है, स्टेज तक भी, इनफैक्ट वो तुम्हें खुद पैसे देंगे वापस आने के। तो कभी भी फ्रॉड ऑडिशंस में मत फंसना, बहुत सारे आजकल फ्रॉड ऑडिशंस हो रहे हैं कि पैसे दो और हम आपको टीवी पे पहुंचा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो भी कभी तेरे साथ हुआ ऐसा, मतलब इनिशियल स्टेज में तेरा कहीं चूतिया कटा हुआ ऐसा? मेरा इनिशियल स्टेज में मैं मुंबई गया था, 2013 में गया था फर्स्ट टाइम मुंबई। वो वही वाला टाइम है ना जब जाके वो ऐसे ट्रेन से निकल के हाँ, वही कि मतलब मैं तो मतलब करम भूमि में आ गया, सपनों की नगरी में आ गया तो वही चीज, तो उस टाइम 2013 में हमारा बहुत कटा था मुंबई में। तो उस टाइम एक बैटल थी, तो हम सारे दोस्त बैटल में गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोला गया था कि आप हमें पैसे दो, 2-3 हज़ार रुपये। अब उस टाइम इतना पता नहीं था, इनिशियल स्टेज ही था, 2-3 हज़ार रुपये दो, हम आपका एक ऑडिशन करवाएंगे। लेकिन वो रियलिटी शो का ऑडिशन नहीं था, वो किसी एड शूट का ऑडिशन था कि जिसमें डांसर चाहिए होंगे, तो हम आपका ऑडिशन कराए, उन्होंने ले लिए, 2-3 हज़ार रुपये हमने दे दिए, सब कुछ एकदम जेन्युइन लग रहा था। उसने हमें नंबर भी दिया, पेटीएम ऑनलाइन, उस टाइम ऑनलाइन क्या था, बैंक ट्रांसफर पता नहीं, कैश तो नहीं दिया था। हाँ कोई बात नहीं, आगे कैश तो नहीं दिया था, ऑनलाइन ट्रांसफर किया था, ठीक है। तो कर दिए पैसे, उसके बाद फिर सब कुछ रिसिप्ट आ गई, एकदम सही जेन्युइन, ठीक है। सुबह कॉल किया, ट्रस्ट हो गया अगले पे, एकदम अगले भरोसा जीत लिया उसने पूरा कि हाँ भैया यही कराएगा ऑडिशन, यही कराएगा, यही यही ले जाएगा यहाँ काम, यही दिलाएगा यही बनाएगा शाहरुख खान। तो फिर अगली सुबह से हम फ़ोन कर रहे हैं, भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा, स्विच ऑफ। तो वहाँ उस टाइम मेरा पहली बार चूतिया कटा था। तो तेरे को तो ये पता ही होगा कि स्टेज पे कैसे परफॉर्म करते हैं, तो तेरे को तो पता ही होगा, तूने भी परफॉर्मेंस किया। हाँ मैंने किया है अभी रिसेंटली, मतलब 2 बार रामलीला में परफॉर्म किया है बॉलीवुड एक्टर्स के साथ में। तो वहाँ के वो हैं सारे फिल्म आर्टिस्ट,
वो बॉलीवुड आर्टिस्ट है, तो उनका जो एक्टिंग प्रोसेस है वो स्टेज शोज से बहुत डिफरेंस होता है। मतलब हमें उन लोगों के साथ कॉप अप करना पड़ता है, वो लोग थोड़ी हमारे साथ कॉप अप करते हैं, हमें करना पड़ता है कि हाँ भाई वो तो अगर उन्होंने डायलॉग पूरे किए या नहीं किए, उनका मतलब कहीं माइक कनेक्ट खराब हो गया, माइक कनेक्शन या कुछ भी, तो वो सीन वहीं कैसे भी करके हैंड ओवर करके या कंप्लीट करके उतर जाते हैं। वो फिर आगे हमें ही देखना है, अगर हमारा खराब हो गया तो हमें सुनने को मिल सकता है, उन्हें नहीं। अच्छा, तो ये रहता है थोड़ा। हम ऑब्वियसली क्या यार, वो बॉलीवुड आर्टिस्ट है, हाँ ये तो है, उन्होंने वो पोजीशन अचीव की है, सही बात है। उन्होंने स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत नहीं बिल्कुल, की। हम लोग जब स्टेज पे होते थे ना, जैसे परफॉर्मेंस चल रही है, मुकेश ऋषि सर रावण का रोल कर रहे थे, तो जब आप स्वयंवर में बैठे, उनकी एंट्री हुई, अब वो आए, जब वो एक्ट कर रहे थे, डायलॉग बोल रहे थे, हम उनको देख रहे थे, मतलब सारे लोग ना हमारी नजर सामने है ऑडियंस की तरफ, पर हमारी एक नजर ना ऐसे उनकी तरफ थी कि हम मतलब कैसे चल रहे हैं, कैसे वॉक कर रहे हैं, कैसे डायलॉग बोल रहे हैं, मतलब उनका रावण बोलना भी ना, मतलब ऐसे करके रावण, मतलब वो अलग ही तरीके से बोलते थे। अब मतलब तलवार फेंक दी, जाना आना सब, मतलब कि हाँ कैसे सीन पूरा, वो पता लाइव स्टेज पे भी ना सीन ऐसे दिखाते थे कि मूवी चल रही है। मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट है, वो ऐसे दिखाते थे कि मूवी चल रही है, वो हम रामलीला नहीं देख रहे, एक तरीके से लगता है कि मूवी का सीन चल रहा है, रियल में रावण देख रहे हैं। तो जब भी जहाँ जाता था वहां से ये हाइप तो होती है कि तुम्हारा 4-5 लोगों का क्रू जाता है कि हाँ भाई दिल्ली से डांसर आए, मतलब दिल्ली का खाना, लोग ऑलमोस्ट फेमस है। कई लोग कहते हैं बॉम्बे वाले दिल्ली वालों से डरते भी है कि मतलब वो थोड़े से होते हैं ना कि हम लोग तेज होते हैं कि लड़ाई हो जाए या सुनाना हो, रुकते नहीं। तो मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था, सब पूछते हो कि हाँ भाई कहाँ से हो? तो सबसे पहले तो एक डांस ऐसी फील्ड है, मतलब बैटल्स करने ही जाते थे, तो ऑब्वियसली एक बैटल एटीट्यूड तो रखना ही पड़ता था, लेकिन वो एक सर्कल में ही होता था, ठीक है। अब डांसर सारे दोस्त होते थे, ठीक है। अब जैसे सिटी टू सिटी नेचर चेंज हो जाता है इंसान का, तो ऐसे ही हर जगह के नेचर बहुत अलग है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देहरादून है या फिर चंडीगढ़ है, यहाँ के डांसर्स बहुत ही पोलाइट, बहुत ही स्वीट, एकदम प्यारे से, मतलब ठीक है, ऑलमोस्ट दोस्त हैं। वो देहरादून वाले तो भाई जी करके बात करते हैं ना, जो जितने भी कसोल हिमाचल कहीं चला भाई जी भाई जी। वही तो ये तो बहुत स्वीट, और वही उनके डांस में झलकता है, ठीक है। तो और जैसे मुंबई और दिल्ली का बहुत मतलब ऐसा, मुंबई और दिल्ली का डांसर्स में भी ना एक टक्कर रहती है, अब तो पता नहीं है कि नहीं, बट पहले तो पहले से हमें रहती है। तो जैसे मुंबई है बेसिकली, अब एक रियलिटी शो का किस्सा बताता हूँ, वहाँ पे आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, वहाँ पे आर्टिस्ट को लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, मुंबई में। तो मतलब हम लोग 2 घंटे सोते थे बस, जितना हम गाड़ी में ट्रैवल करते थे, होटल से लेके सेट, सेट से लेके होटल, होटल से लेके रिहर्सल हॉल, बस जितना गाड़ी में हम ट्रैवल कर रहे हैं उतना ही हम नींद लेते थे। तो अब एक आर्टिस्ट को एक स्पेस चाहिए होता है, ठीक है, कि वो अपना दिमाग खोले थोड़ा, है ना। आप लोग भी आर्टिस्ट हो, आपको भी पता है कि कितना कंफर्टेबल स्पेस चाहिए काम करने के लिए, कंफर्ट स्पेस चाहिए होता है। जैसे एक साधु को एक गुफा में, किसी ने बात बोली थी, मेरी टीचर है वो, कि एक साधु गुफा में जैसे तपस्या करता है, तो एक आर्टिस्ट भी अपने स्टूडियो में तपस्या करता है। तो वो तपस्या करने के लिए उनको वो माहौल चाहिए, लेकिन मुंबई में बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुंबई में सर पे खड़ा होके बोलते हैं कि चल डांस कर, कि चल कोरियोग्राफी कर, चल कल एक्टिंग कर। तो वो दिल्ली के नेचर से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। दिल्ली के डांसर्स कैसे हैं, अरे कर लेंगे यार, कल है ना परफॉर्मेंस, कल सुबह तैयार करके शाम को कर देंगे, ऐसे वाला एटीट्यूड है दिल्ली के डांसर्स का, और कर भी देते हैं। और ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस ऐसी वैसी, फाड़ देते हैं परफॉर्मेंस। दिल्ली के डांसर्स मुंबई के डांसर्स से एनी टाइम बेटर है, लेकिन दिल्ली में स्किल है बस, लेकिन अगर पैसा कमाना है, काम चाहिए, तो बॉम्बे जाना ही पड़ेगा। मुंबई बेस्ट है, दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो अगर आपको स्किल चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए, अच्छा डांस में ट्रेनिंग चाहिए, तो गो फॉर दिल्ली। अगर आपको ऑब्वियसली अगर डांस स्टार्ट करोगे तो ट्रेनिंग चाहिए ही है, ठीक है। मुंबई से बेटर ट्रेनिंग होती है दिल्ली में, लेकिन अगर आपको अब जैसे ट्रेनिंग कर ली, उसको यूज़ कहाँ करेंगे फिर देन यू कैन गो मुंबई। और जैसे रेमो सर मतलब तेरे आइडल रहे, हाँ, शुरू से, मतलब तेरा स्कूल टाइम में भी होता था ना कि हाँ भाई मतलब कपड़े देखने हैं तो रेमो सर जैसे देखने हैं, मतलब डांस करना है तो भी मतलब तेरे को पॉपिंग पसंद थी, मतलब हिप हॉप और पॉपिंग ही पसंद थी ना। तो जब फर्स्ट टाइम इनसे मिला तब कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट और टाइम इन्होंने पूछा मतलब क्या ऐसा कि आप कहाँ से हो? दिल्ली, और दिल्ली भी बेसिकली होता है ना कि हम लोग चांदनी चौक से,
मतलब दिल्ली के भी सेंटर्स हैं दिल से कि हाँ चांदनी चौक से, तो एक अलग ही फील रहता है कि हाँ भाई हर कोई पूछता अच्छा दिल्ली से हो? चांदनी चौक से हो, ये होता ना अच्छा चांदनी चौक से हो। हाँ, और फिर ये भी जुड़ जाता है कि हाँ मतलब वो पराठे वाली गली आता है तो अक्षय कुमार का नाम आ जाता है कि अच्छा वहाँ जहाँ अक्षय कुमार रहता है तो फिर अगर दिल्ली बोल देते तो क्या है कि मतलब शाहरुख सर का भी नाम रहता है कि हाँ मतलब शाहरुख खान भी दिल्ली से, अक्षय कुमार भी दिल्ली से, और तो मेरे ख्याल से शाहरुख खान से और रेमो सर से दोनों से ही मिला है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा रेमो सर से मीटिंग का, कैसा एक्सपीरियंस रहा? रेमो सर से फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तो पहले तो हमने ऑडिशन में ही देखा था, सबसे पहले बैठे हुए थे वो, हम परफॉर्मेंस करने गए थे। जब हम वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके गए थे तब थोड़ी बहुत बात होती थी क्योंकि वो रिहर्सल पे आते थे, ठीक है, तब थोड़ी बात हेलो हाय, मतलब बहुत ही पोलाइट है सर, बहुत ही मतलब बहुत ही हम्बल, कहते हैं ना जितना बड़ा इंसान उतना हम्बल होता है, वो लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा हम्बल, एकदम प्यार से बात करना। लेकिन रेमो सर ने हमारा चूतिया भी काटा था एक एपिसोड में। कैसे? कैसे तो क्या? उनकी एक मूवी आई थी ABCD 3, उसी दौरान स्ट्रीट डांसर, स्ट्रीट डांसर 3D। तो एक एपिसोड में मतलब एपिसोड शुरू हो रहा था तो रेमो सर ने बोला था सब जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो उन सबको मैं मूवी दिखाने एक स्क्रीनिंग रखी थी हमारे लिए, प्राइवेट स्क्रीनिंग, ठीक है, तब वो शायद रिलीज भी नहीं हुई थी मूवी, ठीक है, स्ट्रीट डांसर 3D दिखाएंगे। अब भाई सब खुश, सब में जोश आ गया कि सब ने बढ़िया उस दिन परफॉर्मेंस दी, एकदम सब खुशी खुशी। एक तो बहुत कम होता है कि सब खुशी खुशी घर जा रहे हैं वहाँ पे, तो उस दिन तो ऐसा था कि सब खुशी खुशी अपने होटल गए, मतलब ऐसा था कि पैकअप हो गया, ठीक है, तो अब सब डिसाइड कर रहे हैं अब कि भाई क्या पहन के चलना है स्क्रीनिंग में, ये वो मतलब वो तैयार होना कि हाँ साथ में एक्टर्स भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, वही ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ था, ठीक है, बातें चल रही है, हमारे जो टीम लीडर थे करिश्मा मैम, वो आए, उन्होंने कहा कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही बेटा, होटल जाके रेस्ट करो, कल रिहर्सल पे मिलना है। पोपट हो गया आपका चूतिया कट गया। तो ऐसे मतलब ऐसे भी सीन होते हैं, वो सिर्फ टीवी के लिए था, तो वैसे बहुत बढ़िया, मतलब सारी कमिटमेंट्स मतलब रियल नहीं होती जो हाँ सारी कमिटमेंट्स रियल नहीं होती, बट एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत बढ़िया, उन्होंने काफी कुछ अचीव किया, मतलब जीरो से स्टार्ट किया, तो उन्हें वैल्यू तो पता है, ऐसी बात इंडिया में डांसर्स को उन्होंने ही बनाया है। तो चांदनी चौक को लेके कोई बात करता था कि यार तू चांदनी चौक से मतलब खाना खाने कभी आएंगे या तूने खाया होगा, हमें कुछ बता, ऐसा कुछ होता था? वो जो राघव जुएल है वो वाले भैया ने बात की थी, क्या मतलब क्या, वो तो बहुत मतलब खुश मिजाज और बहुत फनी बंदा एकदम। एक तो वो मतलब ऐसे देखा जाए तो डांस प्लस को बांध के वो रखता था कि मतलब हाँ कि कुछ लोग ना, समझ रहा हूँ मैं, मतलब जब तू नहीं था शो में तब मैं तो मतलब राघव की वजह से दिखता था कि हाँ उसकी जो मतलब जो बकचोदियाँ होती हैं, जो मतलब स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है, उसी की वजह से देखता था कि एंकरिंग की वजह से उसकी। वही तो बेसिकली क्या होता है ना, देख एक तो वो बहुत चिल बंदा है, ठीक है, उनको मतलब वो सबको हंसाते रहते थे स्टेज पे, मतलब माहौल बहुत प्यारा रहता था उनका, और बहुत खुश। तो दिल्ली को लेके क्या बात, ठीक है, तो दिल्ली को लेके यही बात हुई, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो मेरे सारे जो बोल्ड सर उनके फ्रेंड है, वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, बहुत पुराने, जानते अच्छे से, तो ऐसे ही हम बातें कर रहे थे कि भैया कैसे हो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से हो आप, मैंने बोला मैं चांदनी चौक से हूँ, दिल्ली से। तो कह रहे चांदनी चौक से हो, मैं बढ़िया यार, वो तो बढ़िया जगह है, हमने बहुत पराठे खाए हैं वहाँ आशाराम के, आशाराम के पराठे खाए हैं आपने? हाँ बहुत खाए हैं। ये नई सड़क पे जो आशाराम है, सड़क पे वो आशाराम है वहीं पे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग चांदनी चौक को जानते नहीं है, सब जानते हैं, सब वहाँ पे यहाँ पे आना चाहते हैं दिल्ली में, और खाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चांदनी चौक को बिल्कुल कोई नहीं जानता, अच्छे से जानते हैं। और जब शाहरुख सर मिले, एक्सपेक्ट किया था कि मतलब शाहरुख सर मिलेंगे भाई? वो तो मतलब डांस प्लस सीजन 5 का अगर कोई बेस्ट मोमेंट है ना तो सिर्फ वही मोमेंट है जब शाहरुख खान सर आए थे शो पे, बस, और उन्होंने जब हाथ मिलाया था, हमने एक एक्ट भी किया था, हाँ जिसमें तो वो DDLJ वाला शाहरुख बना था, याद है मुझे, वही DDLJ वाला शाहरुख बना था उसमें, तो वो बेस्ट मोमेंट था। वो भी भाई उन बंदों का इतना ऑरा है ना, मतलब एक एनर्जी आई जब वो आए थे ना, चल के स्टेज पे एक एनर्जी होती है ना, जैसे कि बहुत बड़ा सुपरस्टार आ रहा है, सेलिब्रिटी आ रहा है। हाँ सेलिब्रिटी नहीं है भाई, वो सुपरस्टार है बंदा वो। तो वो आए थे जब, तो मतलब बेस्ट मोमेंट था, और जब हमने परफॉर्मेंस की थी उनके बाद इतने हम्बल है कि खुद हाथ में ला रहे थे आके। वो क्या आरज़ू,
तो मतलब काफी टाइम बाद तुझसे बात करके, काफी टाइम बाद हम इतने ढंग से मिल पाए, तो मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये बता कि मतलब अगर तेरे से कोई अब डांस सीखना चाहे, जैसे हमारी पुरानी दिल्ली में भी डांस टीचर आया भाई, तो मतलब एक तो तेरे सर थे और एक दूसरा तू है, तो कोई सीखना चाहे तो मतलब क्या क्या तू करवाता है और कहाँ एस्टेब्लिश है, सब कुछ एक बार बता दे कैमरा पे तो ज्यादा। तो अगर आपको डांस सीखना है, प्रोफेशनली सीखना है, या फिर आपको कोई फंक्शन के लिए कोरियोग्राफर चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 7982643293 और मेरे इंस्टाग्राम आईडी हुड 6 डांस अकेडमी की आ जाएगी यहाँ पे, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। यस चलो ठीक है, चलो मिलते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये तो आपको